वेलकम टू माय चैनल आसिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भाग नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे जो शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए। तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बन रहे हैं। इसी तरह शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन हमारा कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, नवजात शिशु की हड्डियों के बारे में बात करें तो ये अब बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। बहुत से लोग कहते हैं 300 हैं, कई लोग कहते हैं 350 हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो आज हम आपको ये डिस्कस पूरा क्लियर कर देते हैं ये किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसके। देखिए, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो हम जानते हैं ये किसी के मत के अनुसार नहीं है, ये मनोविज्ञान शाला के अनुसार है। ये मनोविज्ञान शाला के अनुसार है। तो ये क्या होता है कि ये अलग अलग सभी के मत अलग अलग दिए हैं कि इसमें इतनी हड्डियां होती हैं, कि इसमें कितनी होती है, इतनी में इतनी होती है। सभी लोगों ने क्या किया है, अपने अपने मत दिए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान शाला का मत जो है उन्होंने कितना दिया है, उन्होंने दिया है हमारा 270। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 270। क्लियर है। अगले क्वेश्चन है हमारा कि 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे का कद औसतन कितना होता है। देखिए, 12 वर्ष के बालक की बात कर रहा है कि कद, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई कितना होती है, औसतन पूछा, औसतन। तो यहां पर देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बताइए, ये औसतन पूछा है। तो औसत के अनुसार कह सकते हैं हमारी और जो 12 वर्ष तक के बालक है उनका कद यानी कि ऊंचाई उनकी कितनी हो जाएगी, लंबाई, ये 55 से 56 इंच यानी कि 4 फीट के आसपास। क्लियर है, 4 फीट के आसपास। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो, जो शैशवावस्था यानी वही होता है हमारा शिशु, शैशवावस्था से इस शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना, 20। दांत कितने होते हैं कुल टोटल, 32 होते हैं। इनमें से 32 में से 20 दांत होते हैं। ये कितने होते हैं, ये कच्चे दांत होते हैं, ये दूध के दांत बोलते हैं। दूध के बाद जो कि क्या करते हैं, शुरुआत में ये बच्चों के गिरते हैं। क्लियर है। चलिए, ये बाल्यावस्था तक गिर जाते हैं। तो ये बाल्यावस्था में आकर के ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये 20 दांत जो होते हैं कितने होते हैं, ये दूध के दांत कहलाते हैं, 20 दांत। क्लियर। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितनी आयु तक के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, याद रखिएगा इस क्वेश्चनों को। चलिए, अब मस्तिष्क की बात कर लें। पहले तो आई थी दांतों की बात कि दांत कितने होते हैं, दूध के दांत, तो हम कह सकते हैं हमारे 20 दांत होते हैं। अब मस्तिष्क का विकास किस आयु में पूर्ण हो जाता है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वर्ष यानी बाल्यावस्था तक की मध्य अवस्था तक ये क्या हो जाते हैं, इनका वो विकास जो है पूर्ण हो जाता है मस्तिष्क का। देखिए, मस्तिष्क की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का विकास हमारा शैशवावस्था में पूर्ण हो जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो अधिकतर तो उसमें शैशवावस्था में ही हो जाता है विकास उसका। लेकिन जहां पर पूरी बात करें, यहाँ पर शैशवावस्था की वो बाल्यावस्था की आधी अवस्था तक यानी बाल्यावस्था में पूर्ण कंप्लीट हो जाता है ये कौन सा, मस्तिष्क का विकास बालक के। क्लियर है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। देखिए, यहां पर बात कर रहा है कि कौन सी ग्रंथि की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हड्डियों के विकास में सहायक होती है। क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 5 है, 5 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि ये क्या होती है, ये हम जानते हैं आप क्या होती है, ये मास्टर ग्रंथि होती है। कौन सी, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि बोले या पीयूष ग्रंथि बोले, पीयूष
ग्रंथि। इसी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की किस विकास अवस्था में, बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श के अपेक्षा की जा सकती है। देखिए यहां पर क्या कर रहा है, बालक की किस विकास अवस्था में, यानी किस अवस्था में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था, ये ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि बालक की किस अवस्था में मानसिक विकास हेतु, जो मानसिक यानी मस्तिष्क का विकास हेतु जो परामर्श की अपेक्षा की जा सकती है, तो वो किस अवस्था में की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ पर ये क्या आता है, किशोर अवस्था मानसिक विकास के उचित परामर्श की अपेक्षा की जा सकती है। यहाँ पे यानी कि उसके जो बालक है, उस बालक की जो मस्तिष्क की विकास की दशा है, वो उसमें आप किशोर अवस्था में ऐसी उपेक्षा कर सकते हैं कि अच्छे मार्गदर्शन पर चले, वो समझ सकें। ये इस तरह की यहाँ पर बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बात और यहाँ पर समझिएगा कि किशोर अवस्था को ही क्या कहा जाता है, तनाव की अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तूफान की अवस्था भी कहलाती है, तूफान की अवस्था, याद रखें तूफान। ये किसने कहा है, तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है, ये हमारे स्टैनले हॉल साहब ने कहा है। स्टैनले हॉल एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है परिभाषा में कि किशोर अवस्था कौन सी अवस्था है, तूफान व तनाव की अवस्था है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवजात शिशु का सामाजिक विकास स्तर होता है। तो यहां पर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, निसहाय। क्लियर, नवजात शिशु का सामाजिक विकास स्तर, देखिए सामाजिक नवजात शिशु है, उसका सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा, क्योंकि वो स्वेच्छा से अपना काम करता है, स्वेच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता उस सामाजिक विकास से, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपनी इच्छा से अनुसार करे। यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं, निसहाय, बिना सहाय के, कोई इसमें कोई सहारा नहीं कर सकता है नवजात शिशु के मस्तिष्क के विकास में। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। स्वतंत्रता की बात करें तो यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर अवस्था। क्योंकि बालक जो है, बालक किशोर अवस्था में स्वतंत्र में प्रबल हो जाती है, यानी कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बालक जो हैं, बालकों, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकों में स्वतंत्रता की अपेक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। बालक क्या करते हैं, किशोर अवस्था में वो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का दबाव ना रहे। तो यही वो किशोर अवस्था के बालक जो हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का दबाव ना हो, हम स्वतंत्र रूप से रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। देखिए बाल्यावस्था की बात करें तो यहां पर बात करें बाल्यावस्था में कौन से संवेग हम जानते कितने होते हैं, संवेगों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। क्लियर है, सभी जानते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है, तो यहाँ पर ये भी है हमारा, और ये देखिए ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, सुख एवं दुख। किसमें, बाल्यावस्था में संवेग। बाल्यावस्था में कौन सा वो संवेग महत्वपूर्ण होता है, प्रभावशाली है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, कौन सा होता है, ये दुख भी होता है, सुख भी होता है। क्योंकि उसमें थोड़ी, यदि हम किसी बात करें तो बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो जरा सी बात पर दुखी हो जाता है और खुश भी हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर सुख दुख दोनों उसके लिए महत्वपूर्ण है, किसमें, बाल्यावस्था में। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में बालक कितने शब्दों के वाक्य बोलता है, कितने शब्दों के वाक्य बोलता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कितने शब्द बोलता है प्रारंभ में? तो कह सकते हैं क्या, 2 शब्द बोल सकता है वो। 2 शब्द बोल सकता है, 2 शब्द के वाक्यांश बोल सकता है प्रारंभ में बालक। क्लियर? जब बोलना शुरुआत करता है तो वो सिर्फ 2 शब्द को ही बोल सकता है, 2 शब्दों के वाक्यांश को ही बोल सकता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है। देखिए अनुकरण मीन्स होता क्या है, दोहराना, दोहराना। जैसे कोई हम बात करते हैं, तो वही बात को वो दोहराता है। यदि हम किसी बच्चे को डांटें तो वो डांटता है, हमें भी लौट के डांटेगा। यदि हम उससे कुछ बात करते हैं तो वही जो हम बोलेंगे वही बात वो बोलेगा, तो वही होता है हमारा अनुकरण। अनुकरण मीन्स होता है क्या, दोहराना। जो हम बात हम कह रहे हैं वही बात वो कहता है। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं किस चीज का अनुकरण करता है, तो बात करते हैं व्यंजन शब्द पहले बोलता है। आ उ ने ये नहीं बोलता है, ये क्या होता है, दा बा ये ना पा, ऐसे शब्द बोलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, व्यंजनों का प्रयोग करता है सबसे पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। देखिए यहां पर जन्म से, देखिए विकास तो होता है लेकिन प्रारंभ कहां से होता है ये पूछ रहा है। गर्भावस्था से, बिल्कुल होता है। इससे बेस्ट, हमें सबसे बेस्ट आंसर देखना है तीनों में से, विकास प्रारंभ होता है। तो जन्म से पहले इसमें जो है, इसमें ये भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जन्म से पहले यदि इसकी बात करें कि गर्भावस्था, गर्भावस्था की बात करें तो जन्म से पूर्व, ये पॉइंट क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां पर ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट ज्यादा दमदार है, क्योंकि यहां पर जन्म से पूर्व, इसमें ये पॉइंट जरूर आ रहा है। जन्म से पूर्व पॉइंट की बात करें तो इसमें ये भी पॉइंट छुप रहा है, यानी कि इसमें मतलब इसका होता है गर्भावस्था से, लेकिन गर्भावस्था से बेस्ट आंसर हमारा क्या है, जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व की अवस्था यानी कि जब वो गर्भ धारण होता है ना, तब तक की बात कर रहा है। गर्भावस्था से, यहां से गर्भावस्था की बात कर रहा है तो यहां पर जन्म से पूर्व की बात कर रहा है। तो यहां पर लेके शुरू से लेके एंड तक की बात हो रही है, तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जन्म से पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि बालक के विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक। जैसा कि हम जानते हैं इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जीन पियाजे साहब। क्लियर? इन्होंने क्या बताई, 4 अवस्थाएं बताई थी। 0 से 2 वर्ष के बीच बालकों की, 2 से 7 वर्ष के बालक की, और 7 से 11 वर्ष के बालक की, और 11 से अनंत तक। क्लियर? 11 कहें या 12 कहें, एक ही 11 वर्ष से बालक की ऊपर की बालक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर ये शिशु अवस्था होती है, तो मूर्त, अमूर्त, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारी अवस्थाएं उन्होंने बताई हुई थी। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तो हमें देखना ही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की बात आया तो यहाँ पर वही ऑप्शन जीन पे हिसाब लगा दीजिए। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि कठिन काल क्यों कहा है, किसने कहा है, तनाव का अवस्था किसने कहा है, यहाँ पर ये कहा स्टैनले साहब ने। और ये किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये आज समझ लीजिए क्यों कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जैसे कि दाढ़ी, बालकों का दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज का भारीपन होना, लड़कों में भारीपन होना, लड़कियों में पतलापन होना आवाज का। क्लियर? और शारीरिक गठन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, शारीरिक विकास बहुत होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। इस कारण यहाँ पर ये सबसे कठिन काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है, बालकों के सर्वांगीण यानी कि बालकों का पूरा विकास हो, उसकी जिम्मेदारी किस पर थोपेंगे आप? ये देखिए, शिक्षक, जी हाँ होती है शिक्षक की। माता पिता, जी हाँ बिल्कुल होती है माता पिता की। लेकिन सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, दोनों मिलकर उसका विकास करते हैं, किसका? बालक का। क्लियर? बालकों का सर्वांगीण विकास दोनों मिलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा आज का सेशन। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। थैंक यू।